Hello everyone, I am Neha Singh. Welcome back to my YouTube channel Spoken English with Neha. So आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एकदम बेसिक से, ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है देख लेते हैं। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान, ठीक है। यदि कोई वाक्य दिया हुआ है, यदि कोई हिंदी वाक्य दिया हुआ है और हमको उसको पहचानना है कि यह वाक्य हमारा किस टेंस में आता है, तो हम कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए हमें रिकॉग्निशन पता होनी चाहिए, हमें पहचान पता होनी चाहिए। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है यदि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है और रहे हैं आया हो, तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। क्लियर है? ओके। सो आगे बढ़ते हैं। रिकग्निशन मतलब पहचान होती है, आपको पता ही होगा बट मैं फिर भी लिख दे रही हूँ। जो बच्चे नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया 3 होती है, इज, एम, आर। एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सिंपल होता है, इसीलिए यह सबका फेवरेट होता है, ठीक है। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं बोलने आती है वो जनरली क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इज, एम, आर लगा करके सेंटेंस हमारा बना देते हैं। भले ही वो टेंस हमारा पास्ट में ही क्यों ना हो, बट हम इज, एम, आर लगा करके सेंटेंस बना करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये टेंस बहुत ईजी होता है। सो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है। इज, एम, आर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। सो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सिंगुलर का क्या मतलब है? यदि सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ओके। और आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। भले ही आई हमारा सिंगुलर में आता है, बट यह नियम है कि आपको आई के साथ एम का ही प्रयोग करना है, आई के साथ आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, वी, यू, दे आया, तो हमें आर का प्रयोग करना है, ठीक है। क्लियर है? क्या है, मैंने क्या बताया? यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम आता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वी, यू, दे है, तो हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, ठीक है। जिस वाक्य में जो काम हो रहा होता है, ठीक है, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया की हम यहाँ पे वर्ब की 4th फॉर्म यूज़ करेंगे, या फिर आप वर्ब की 4th फॉर्म ना कह करके वर्ब में आईएनजी जोड़ देना कह सकते हैं, मतलब वर्ब में आईएनजी आप जोड़ देंगे, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। बट हम जनरली 3 लेकर के चलते हैं, जनरली हम लोग 3 ही समझते हैं कि 3 होते हैं, बट एग्जैक्टली में हमारे वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ यहाँ बता दे रही हूँ, जैसे कि गो, वेंट, gone, going, goes, ठीक है। go हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, go जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। went हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। gone हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड going हमारा 4th फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। एंड goes हमारा 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। लेकिन हम गोस को वर्ब की 5th फॉर्म ना लिख करके, ना बोल करके, हम लोग जनरली ऐसे ही बोलते हैं कि वर्ब में यस या यस आप जोड़ दीजिए,
ठीक है। सो हमारे कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं, बट जनरली हम लोग 3 ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। सो सेम हमारे यहाँ पे भी है कि वर्ब में हम वर्ब की 4th फॉर्म यूज़ करेंगे या फिर वर्ब में ing लगाएंगे। जैसे प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग, राइट का राइटिंग, सी का सीइंग, ठीक है, टीच का टीचिंग। सारे वर्ब में हमने क्या किया है? ing लगा दिया है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग करेंगे। ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। फिर भी जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए फिर से बता दे रही हूँ कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यदि कोई वाक्य आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से सेंटेंसेस बड़े आराम से बना लेंगे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप बड़े सिंपल से आप सेंटेंसेस आराम से बना लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे 4 सेंटेंसेस हैं, 4 तरीके से बनाए जाते हैं। एक्चुअली बनाए तो 3 तरीके से जाते हैं, बट मैंने एक और ऐड कर दिया है कि अगर उस तरीके का भी सेंटेंस आ जाता है तो आप सेंटेंस बना लें, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए सीखते हैं फिर से। अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ साधारण वाक्य, वह वाक्य जिस भी वाक्य के बीच में नहीं ना लगा हो, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड हो, तो वह वाक्य हमारा साधारण वाक्य में आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। जैसे कि वह खेल रहा है, हम बात कर रहे हैं, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, ठीक है। ये सारे वाक्यों में क्या है? ना ही इसमें नहीं लगा है, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है। इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा साधारण वाक्य में आता है, ठीक है। कैसे बनेगा? साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की 4th फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देयर आफ्टर अदर वर्ड्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसी से हम लोग सेंटेंस भी बना करके देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? वह शादी कर रही है, वह शादी कर रही है, ठीक है। कैसे बनेगा? इस वाक्य में लास्ट में आप देख रहे हैं रही है लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें नहीं लगा हुआ है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है। इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस से बनेगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे। सो लेट्स फ्रेम इट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। सी हमारा सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। सी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। शी इज गेटिंग मैरिड, शी इज गेटिंग मैरिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या फिर आप और 1-2 एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि वह खेल रहा है, ही हमारा सिंगुलर पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। सो ही इज प्लेइंग, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग, ठीक है। यू हमारा प्लूरल है, यू के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। सो यू आर प्लेइंग, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा हो, जैसे कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोग खेल नहीं रहे हैं, ठीक है, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, वह झूठ नहीं बोल रहा है, सारे वाक्यों के बीच में क्या आया है? नहीं। इसका मतलब है कि यह हमारा नकारात्मक वाक्य है, यह हमारा सेंटेंस, ये सारे हमारे सेंटेंस निगेटिव स्ट्रक्चर से बनेंगे, ठीक है। निगेटिव स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं हम लोग। ये है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर,
उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, क्लियर है। बनाते हैं एग्जाम्पल। राज तुमको सोने की घड़ी नहीं दे रहा है। क्या लिखा है मैंने? राज तुमको सोने की घड़ी नहीं दे रहा है। क्या बनेगा? राज का राज हो जाएगा। राज, राज हमारा नाम है, नाम के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। राज इज नॉट गिविंग यू गोल्डन वॉच। राज तुमको सोने की घड़ी नहीं दे रहा है। राज इज नॉट गिविंग यू गोल्डन वॉच। ठीक है, जैसे कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, यू आर नॉट लाइंग, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग, आप खेल नहीं रहे हैं, यू आर नॉट प्लेइंग, मम्मी कहानी नहीं सुना रही हैं, मम्मी इज नॉट टेलिंग स्टोरीज। ठीक है, स्टोरी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि यदि कोई हिंदी वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है, तो जैसे कि क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या वह दिल्ली जा रहा है, क्या आप अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे वाक्य हैं। इन सारे वाक्यों की शुरुआत कैसे हुई है? क्या से हुई है। तो जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, इज एम आर तीनों का प्रयोग नहीं करना है एक साथ। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है यदि ही, शी, इट और किसी का नाम है तो आप इसका प्रयोग करेंगे, और यदि आई है, यदि मैं है तो आप एम का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वी, यू, दे है तो आप आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट, और यदि नॉट है सेंटेंस में, इफ देयर इज अ नॉट इन द सेंटेंस देन वी विल पुट नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, ये नॉट की पोजीशन बताने के लिए मैंने नॉट लिख दिया है, ज़रूरी नहीं है कि सारे वाक्यों में नॉट आए हैं। सब्जेक्ट, इफ देयर इज अ नॉट देन नॉट, thereafter verbs fourth form, object and other word, and then we will put the question mark at the end of the sentence. ठीक है, बनाते हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारा? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? कैसे बनेगा? आप क्या है? आपका मतलब होता है तुम के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। आर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे Are you listening to me? Are you listening to me? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? Are you listening to me? ठीक है, आगे बढ़ते हैं या फिर कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या आप पढ़ रहे हैं? Are you studying? क्या आप खेल रहे हैं? Are you playing? क्या आप खाना खा रहे हैं? Are you having food? या फिर Are you eating food? क्या आप पानी पी रहे हैं? Are you drinking water? क्या वे दिल्ली जा रहे हैं? Are they going to Delhi? ठीक है, ओके। आगे देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यदि किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कितना कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने ये डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लिख दिया है। तो यदि किसी हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कितना कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका अनुवाद हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, जैसे हाउ, वेट, व्हेन, व्हाट जो भी है वो आप सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी आया हो तो क्वेश्चन वर्ड्स हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद जो हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वही स्ट्रक्चर हम लोग डबल इंट्रोगेटिव में फॉलो करते हैं। ठीक है, इसीलिए तो इसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, नॉट इफ देयर इज अ नॉट,
thereafter verbs fourth form, object and other words. ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल? आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? ठीक है, रहे हो आया है, इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अलॉन्ग विथ क्यों आया है, इसका मतलब है कि यह सेंटेंस हमारा डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा। बनाते हैं। क्यों का मतलब क्या होता है? वाई। वाई हम सबसे पहले लिखेंगे, वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट? Why are you not playing cricket? ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? Why are you doing like this? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? Why are you doing like this? ठीक है, हम सब खेल रहे हैं, हम सब क्यों खेल रहे हैं? Why are we playing? Why are we playing? तुम अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you not speaking in English? ठीक है, वह दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है? Why is he not going to दिल्ली? तुम मेरे यहाँ कब आ रहे हो? When are you coming to my home? When are you coming to my home? ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, एंड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा बहुत सिंपल होता है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और जैसे जैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बोलने भी आएगा, क्योंकि बोलते वक्त हम इन सारे सेंटेंसेस का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सो जब भी आप बोलें और अगर लास्ट में यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा हो, तो आप उसको तुरंत बनाने की कोशिश ज़रूर करिए। अपने दिमाग में हमेशा सेंटेंसेस बनाते वक्त, बोलते वक्त सोचते रहिए कि ये सेंटेंस हमारा कौन से टेंस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जब तक आप इंग्लिश से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपको बोलने में दिक्कत डेफिनेटली आनी है। आपको इंग्लिश से हमेशा कनेक्ट रहना है। जितनी भी बातें आप लोग करते हैं और उसमें बोलते वक्त जितने भी सेंटेंसेस आपके आ रहे हैं, जो आप पढ़ चुके हैं टेंसेस में, अगर आए हैं वो वाक्य, तो आप उनको बनाने की कोशिश ज़रूर करिए। ठीक है, सो हमारा आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म होता है। इस पे आप लोग सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा। और मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी हुई है, कुछ वोकैब्स दिए हुए हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी हर वीडियोस में आपको कुछ वोकैब्स दे दिया करूँगी ताकि आप लोग लर्न कर सके। मुझे आशा है कि आप लोग वोकैब्स याद कर रहे होंगे। अगर याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद कर रहे हैं तो आप लोग को ज़रूर याद करना चाहिए। याद करने का ये भी तरीका है कि जो भी आप लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, इन्हीं वोकैब्स की हेल्प से बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको वो कैप्स याद भी हो जाएंगे, और यदि कहीं आपको बोलना हो तो वो आपके माइंड को क्लिक ज़रूर करेगा कि ये आप सेंटेंसेस बना चुके हैं, और बनाने के बाद आपने बोला है तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और आप फिर वहाँ पे उस जगह पे आप उस वर्ड मीनिंग का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, करके देखिए, डेफिनेटली ऐसा होता है। ठीक है, ओके, वो कैप्स देखते हैं हम लोग। पहला वोकैब है हमारा एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित करना। ठीक है, निकाल देना, निष्कासित करना। ओके, सीज्ड। सीज्ड मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जब्त करना। सीज्ड मतलब होता है जब्त करना। हीरोइक। हीरोइक मतलब होता है वीरतापूर्ण। मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब होता है साधारण। बायस। बायस मतलब होता है पक्षपात। ठीक है, सो ये हमारे कुछ वोकैब्स थे अलॉन्ग विथ हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। अब आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको बोलने की कोशिश भी ज़रूर करनी है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड विद द वीडियो देन प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।